अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर वाफियत से होंगे और खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 18, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे आपके निसाब में शामिल मुसन्निफ़ीन के बारे में, उनकी सवाने हयात तर्ज़ तहरीर से मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके निसाब में 12 मुसन्निफ़ीन शामिल हैं, ठीक है? तो इन 12 मुसन्निफ़ीन में से कोई एक, किसी एक मुसन्निफ़ के सवाने हयात और तर्ज़ तहरीर से मुतालिक आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस वीडियो में 3 मुसन्निफ़ीन, जो कि एग्ज़ाम के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनके सवाने हयात और तर्ज़ तहरीर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मिर्ज़ा गालिब साहब हैं, फिर हैं एहतसाम हुसैन रिज़वी साहब और तीसरे हैं कृष्ण चंद्र जी। तो इन तीनों की सवाने हयात और तर्ज तहरीर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। बड़ी आसान ज़बान में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरी आपसे आज़ीज़ाना मुफ़्लिसाना दरख्वास्त है कि आप इन तीनों मुसन्निफ़ीन की सवाने हयात तर्ज तहरीर को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चूँकि मेरे सभी वीडियोज़ पीडीएफ की शक्ल में होती हैं, तो इन्हें आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, ताकि जब आपको रिवाइज़ करना पड़े तो बड़ी आसानी से आप इसका रिवीजन कर सकें। एक बात और, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी एक छोटी-सी आज़ीज़ाना मुफ़्लिसाना दरख्वास्त है आप सभी लोगों से कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से मेरे हौसले बुलंद होते हैं, ठीक है? तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का। और सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब साहब की सवाने हयात और तर्ज तहरीर पर रोशनी डालते हैं। क्या कुछ आपको किस तरीके से अपना जवाब लिखना है, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब साहब की सवाने हयात देखते हैं। तो जैसा कि इस सवाल का जवाब, यानी मिर्ज़ा गालिब साहब की सवाने हयात को मैंने एक शेर से शुरू किया है, इसी तरीके से आपको लिखना है। अगर आप इस तरीके से अट्रैक्टिव स्टाइल में लिखते हैं तो एग्जामिनर जो होता है वो मुतासिर होता है। और ये सवाल मैं आपको बताना चाहूँगा 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है? तो देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक शेर लिखा हुआ मैंने, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाए क्या। तो इस तरीके से अगर गालिब साहब का पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से लिखना है। ये शेर सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है? अब देखते हैं। इनका असल नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला बैग खां, ठीक है? तो गालिब का जो असल नाम था वो क्या था? मिर्ज़ा असदुल्ला बैग खां। और इनका कलमी नाम, यानी गालिब या असद, ये दोनों तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, ठीक है? और इनकी पैदाइश हुई थी 27 दिसंबर 1797 को आगरा में, और इनका इंतकाल हुआ था 15 फरवरी 1869 दिल्ली में, ठीक है? तो ये इनकी पैदाइश और वफ़ात के बारे में जानकारी मालूमात है, तो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। कई दफ़ा एग्ज़ाम में मुख्तसर तरीन सवालों में भी, मारूजी सवालों में भी ये सवाल जो है पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब के हालात ज़िंदगी। तो हालात ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 27 दिसंबर 1797 में आगरा में पैदा हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग था। गालिब का नाम अशदुल्ला और अरफ़ैत मिर्ज़ा नौशा था, यानी इनको मिर्ज़ा नौशा के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जो गालिब साहब के जो वालिद साहब थे, उनका नाम था अब्दुल्ला बैग, ठीक है? मुग़ल बादशाह की तरफ से नज़्मुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ामुद्दौला के खिताबात अता हुए हैं, यानी इनको ये जो है इनामात जो हैं, ये खिताब जो हैं, इन खिताबात से इनको नवाजा गया है, ठीक है? कौन कौन से हैं? नज़्मुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ामुद्दौला। जब गालिब सिर्फ 3 साल के थे, यानी जब गालिब सिर्फ 3 बरस के थे, तो उनके वालिद अब्दुल्ला बैग का इंतकाल हो गया, ठीक है? यानी गालिब साहब जब 3 साल के थे तब इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। गालिब की परवरिश इनके चचा नशरुल्लाह बैग ने की। तो बाद में इनकी परवरिश किसने की? इनके चचा थे, उनका नाम था नशरुल्लाह बैग, उन्होंने गालिब की परवरिश की। लेकिन जब गालिब 9 साल के थे तब चचा का भी इंतकाल हो गया। अब देखिए ट्रेजेडी क्या हुई इनके जीवन में, इनकी ज़िंदगी में क्या ट्रेजेडी आई कि जब ये 9 साल के हुए तो इनके चचा का भी इंतकाल हो गया। गालिब की ज़िंदगी एक इल्मिया है। इल्मिया मतलब ट्रेजेडी कह सकते हो आप, त्रासदी, यानी इनका जो जीवन था वो एक तरीके से इन्होंने संकट में जीवन जो है वो गुजारा है। एक तरीके से काफ़ी दुख तकलीफ़ें अपने जीवन में इन्होंने देखी हैं। जब से होश संभाला कोई ना कोई मुसीबत लगी रही, यानी होश संभालते ही इनकी ज़िंदगी में मुसीबत जो है उनका आना जाना लगा रहा। हमेशा तंगदस्त और परेशान रहे, जिसकी एक वजह यह भी थी कि तर्ज ज़िंदगी हमेशा, माफ़ कीजिएगा, तर्ज ज़िंदगी अमीराना थी, यानी इनकी जो ज़िंदगी थी, इनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो काफ़ी अमीराना थी। सखावत और दरिया दिली फितरत में थे, यानी काफ़ी सखी इंसान थे, एकदम दोस्तों पर खर्च करने वाले इंसान थे, दरिया दिल इंसान थे, दिलदार इंसान थे ये। कभी कोई साइल खाली ना जाता था, यानी कोई अगर भिखारी घर पर आ जाता, सवाली कोई आ जाता तो उसे खाली हाथ ना भेजते थे। दोस्तों पर खूब खर्च करते थे, दोस्तों पर खूब खर्चीले थे, सखी थे।
उम्र भर तंगदस्ती और परेशानी के बावजूद गालिब ने मुसीबतों का मुकाबला एक बहादुर सिपाही की तरह किया। यानी हालांकि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी थी, लेकिन कभी भी अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से घबराए नहीं। बुलंद अखलाक शख्सियत के मालिक थे, काफ़ी इनके जो अखलाक थे काफ़ी अच्छे थे। सबसे खंदा पेशानी से मिलते थे, एकदम गर्म जोशी के साथ, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे, आज इंसान थे। तबीयत में जिंदादिली और सुगुफ्तगी थी, काफ़ी अपनापन था इनकी तबीयत में, इनके मिजाज में। मिर्ज़ा गालिब के हालात ज़िंदगी का खाका उनके खतूत में मौजूद है, और इनके जो खत हैं, इनके जो खतूत हैं, उनमें इनके हालात ज़िंदगी की अक्ष जो झलक है वो आपको देखने को मिलेगी। उन्होंने अपने खतूत में अपने ख़ानदान और ख़ुद अपनी ज़िंदगी से मुतालिक मालूमात फ़राहम कर दी है। यानी अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में भी इनके ख़तों में झलक देखने को मिलती है। 1857 ईस्वी के हंगामे में दिल्ली के मुसलमान घराने तबाह व बर्बाद हो गए थे। यानी जब 1857 का हंगामा हुआ था तो उस वक्त मुसलमानों पर काफ़ी जुल्म ढाए गए थे और मुसलमानों के घराने जो हैं वो तबाह व बर्बाद हो गए थे। खुद गालिब का मालो मता भी लुटा और खुशी व सुकून भी। यानी गालिब को भी काफ़ी उस वक्त, काफ़ी उस दौरान काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। दिल्ली की बर्बादी का गम गालिब के खतूत में जगह जगह नज़र आता है, और ये बात गालिब के ख़तों में ये बात जो है वो नज़र आती है। जब आप गालिब के खतूत का मुताला करेंगे तो आप इस चीज़ को देखेंगे। गालिब को यकीन था कि ज़िंदगी में ना सही, मरने के बाद उनकी शोहरत ज़रूर दूर दूर तक फैल जाएगी, और गालिब को इस बात का यकीन भी था कि शायद मेरे ज़िंदा रहते ना सही, लेकिन मेरे मरने के बाद भी मेरी शोहरत जो है वो ज़रूर दूर दूर तक फैलेगी। और इस बात को आज हम देख रहे हैं। आज गालिब को हर इंसान जानता है, सब ने गालिब के बारे में सुना है, लेकिन ये शोहरत जो है वो गालिब को जब वो ज़िंदा थे, जीते जी उनको ये शोहरत कभी ना मिली जो उन्हें मरने के बाद में मिली है। ठीक है, मगर मलाल ये था कि जीते जी ज़रा सी राहत ना पाई। यानी ज़िंदगी, गालिब की ज़िंदगी काफ़ी एकदम तरीके से काफ़ी दुख तकलीफ़ों का उन्होंने सामना किया, काफ़ी संकट में उनका जीवन रहा एक तरीके से। ठीक है, काफ़ी परेशानियाँ उन्होंने अपने जीवन में झेली, लेकिन मरने के बाद में उन्हें काफ़ी शोहरत मिली, उनका काफ़ी नाम हुआ। आज मिर्ज़ा गालिब की शोहरत पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस अजीम शायर और नस्र निगार ने 15 फरवरी 1869 बरोज़ पीर जौहर के वक्त इस सराय फ़ानी से हमेशा के लिए कूच कर दिया। यानी 15 फरवरी 1869 को सोमवार के दिन जौहर के वक्त इनका इंतकाल हुआ, इस दुनिया से ये कूच कर गए। ठीक है, तो ये था गालिब के बारे में। अब मिर्ज़ा गालिब की नस्र निगारी, जो उनकी तर्ज़ तहरीर है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं हेडिंग डालकर। गालिब ने अपनी नस्र निगारी का आगाज़ फ़ारसी से किया है। तो गालिब ने अपनी नस्र निगारी का आगाज़ किस ज़बान से किया? फ़ारसी से। इनकी 3 किताबें हैं, पंच आहंग, महर निमरोज़ और दस्तंबो वगैरह मशहूर हैं। इनकी 3 किताबें हैं, कौन कौन सी? पंच आहंग, महर निमरोज़ और दस्तंबो। उर्दू में भी इनके 4 नसरी रिसाले मिलते हैं। इनके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ किताबों पर देबाचे यानी प्रस्तावनाएँ, भूमिकाएँ और तकरीज़ें और कुछ तहरीरें भी लिखी हैं। इनमें गालिब की नस्र आम तौर पर साफ़ और सादा, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो नसरी कारनामा है वह है इनके खतूत। यानी इनके खतूत अपने आप में इनका सबसे बड़ा नसरी कारनामा है। मिर्ज़ा ने उर्दू खतूत निगारी को एक नया रास्ता दिखाया है। जैसा कि हम सुनते हैं कि मिर्ज़ा ने जो है, मिर्ज़ा गालिब के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। यानी इनके जो खत लिखने की स्टाइल थी वो इस तरीके से लिखते थे जैसे जिस इंसान को वो खत लिख रहे हैं वो इंसान इनके सामने बैठा है। एक तरीके से बातचीत के ढंग में ये जो है वो अपने खतूत निगारी किया करते थे, खत लिखा करते थे। इस सिलसिले में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली फरमाते हैं, यानी इनके बारे में हाली साहब कहते हैं, मिर्ज़ा की उर्दू ख़त किताबत का तरीका फ़िल वाकई सबसे निराला है। यानी उनके बारे में कहा है कि मिर्ज़ा गालिब की जो उर्दू ख़त किताबत का तरीका जो है फ़िल वाकई बिल्कुल सबसे निराला है। न मिर्ज़ा से पहले किसी ने ख़त किताबत में इख्तियार किया और ना ही उनके बाद किसी से उसकी पूरी तकलीद हो सकी। तकलीद मतलब नकल, यानी ना तो उनसे पहले कोई कर सका और ना ही उनके बाद में उनकी नकल पूरी तरीके से कोई कर सका। मिर्ज़ा गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने खतूत निगारी में ये बहुत अहम कारनामा है उनका कि जिस तरीके से वो ख़त लिखते थे ऐसा लगता था जैसे सामने वाले शख्स से वो बात कर रहे हैं। उनके उर्दू खतूत में उनकी ज़ाती ज़िंदगी और ज़माने के बहुत दिलचस्पी नक्शे सिमट आए हैं। ख़ास तौर पर 1857 के आसपास का माहौल गालिब के खतूत में जिस तफसील के साथ मौजूद है उसके पेश नज़र ये खतूत एक तारीख़ी मवाद की हैसियत भी रखते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान ज़बान का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गालिब के उर्दू खतूत में 2 मजमुए औद हिंदी और उर्दू मौला बहुत मशहूर है। ठीक है, इनके खतूत के मजमुए हैं, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मुख्तसर तरीन या मारूजी सवालों में भी पूछा जाता है। औद हिंदी और उर्दू मौला ये इनके खतूत के मजमुए हैं। ठीक है, गालिब ने जो असलूब अख्तियार किया था उसकी नकल किसी से भी मुमकिन ना हो सकी। यानी जो इनकी स्टाइल थी उस स्टाइल को कोई भी जो है मुसन्निफ, कोई भी नसर निगार अपनी
طرز تحریر میں شامل نہ کر سکا۔ واقعہ نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری کی غیر معمولی مثالیں ان کے خطوط میں بکھری ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ طنز و مزاح کا عنصر بھی غالب کی نثر میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، یعنی طنز اور مزاح جو ہے اس کا تتو بھی ان کی غالب کی نثر نگاری میں پایا جاتا ہے۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے، تو کچھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں نے یہاں پر اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ لکھ کر آئیں گے تو ایگزامنر یقیناً آپ کی جو آنسر سے متاثر ہوگا۔ تو پہلا پوائنٹ ہے، کافی امپورٹنٹ بھی ہے، مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ تو مرزا غالب نے خود اپنے متعلق کہا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، 1000 کوس سے بزبان کل میں باتیں کیا کرو، یعنی ایک طرح سے ایسا لگتا تھا جیسے سامنے والے شخص سے وہ بات کر رہے ہیں۔ بلا صبح مرزا غالب اس انداز میں خط لکھتے تھے کہ جیسے دو شخص آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا، تو کافی امپورٹنٹ یہ خصوصیات ہیں ان کی خطوط نگاری کی کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ دوسری ہے مختصر القاب و آداب۔ تو مرزا غالب نے زمانے کی روایت سے ہٹ کر اپنے خطوط میں مختصر القاب و آداب کا استعمال کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر بندہ پرواز، بندہ پرور، پیرو مرشد، نواب صاحب، تو یہ القاب کا استعمال وہ اپنی خطوط نگاری میں کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگلا ہے شوخی و ظرافت۔ تو مرزا غالب نے شاعری کی طرح ہی اپنے خطوط میں بھی اس کا بخوبی استعمال کیا ہے۔ یہ ان کا نمایاں پہلو ہے جس کی خصوصیات استعمال جس کے خوبصورت استعمال سے انہوں نے اپنے خطوط کے حسن کو دوبالا کر دیا، یعنی ان کی خطوط نگاری میں شوخی و ظرافت بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اگلا ہے بے تکلفی اور سادگی۔ تو غالب کی نثر میں بے حد آسان، جو غالب کی نثر ہے وہ بے حد آسان اور سادہ زبان میں ہوتی ہے، جو عام بول چال کی طرح محسوس ہوتی ہے، یعنی کافی آسان زبان میں یہ لکھتے ہیں تو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ طنز و مزاح، ان کی نثر میں ہلکا پھلکا طنز و مزاح کی شیریں پائی جاتی ہیں، یعنی ان کی جو نثر نگاری ہے اس میں طنز و مزاح بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جو خطوط کو دلچسپ اور دلکش بناتا ہے۔ ٹھیک، اگلا ہے ادبی و تاریخی اہمیت۔ تو غالب کی خطوط نہ صرف ادبی لحاظ سے اہم ہے بلکہ وہ اپنے دور کے حالات اور شخصیت کی عکاسی بھی کرتے ہیں، جیسا کہ 1857 کی جو ہنگامے کی جھلک ان کی خطوط میں دیکھنے کو ملتی ہے، تو ایک طریقے سے تاریخی مواد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں ان کی خطوط۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے روزمرہ زبان، معاف کیجیے گا، اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے روزمرہ زبان و محاورات کا استعمال۔ تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں غالب نے اپنے خطوط میں روزمرہ کے محاورے اور سادہ زبان کو اختیار کیا ہے۔ تو یہ خصوصیات تھی غالب کی خطوط نگاری کی، نثر نگاری کی۔ یہ خصوصیات مرزا غالب کی نثر نگاری کو اردو ادب میں منفرد مقام دیتی ہیں، ایک دم الگ مقام دیتی ہیں۔ ان کا اسلوب بے تکلفی، مکالماتی انداز، طنزیہ رنگ، تاریخی دستاویزی حیثیت اور ادبیت کی جادوگری کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے بارے میں بتایا گیا۔ تو اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے، اگر غالب کی سوانح ہے تو طرز تحریر کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے تو اس طریقے سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو ڈالتے ہوئے اور ہیڈنگ ڈالتے ہوئے آپ لکھیں گے تو یقیناً ایگزامینر آپ کی کاپی سے، آپ کے آنسر سے متاثر ہوگا اور آپ کو پورے میں سے پورے نمبر دے گا۔ یہ سوال 4 نمبر کا پوچھا جاتا ہے۔ تو اسی کڑی میں دوسرے جو ہمارے مصنف ہیں ان کا نام ہے احتسام حسین۔ اب ان کی بھی حالات زندگی کے بارے میں جان لیتے ہیں، طرز تحریر کے بارے میں جان لیتے ہیں، اس کے بعد میں کرشن چندر جی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو تینوں ہی ایگزام کے اعتبار سے کافی امپورٹنٹ ہیں، ان تینوں کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ احتسام حسین کے حالات زندگی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کا نام سید احتسام حسین ہے، آپ کی پیدائش 1912 میں قصبہ ماہل ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تعلیم اعظم گڑھ اور الہ آباد میں حاصل کی۔ ان کے ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ 1932 میں شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، ساہتک جو گتیویدیاں انہوں نے شروع کی ان کے زمن میں تو وہ 1932 سے شروع ہوئی۔ ابتدا میں افسانہ نگاری اور ڈرامہ نویسی کے ساتھ ساتھ نظمیں اور غزلیں بھی تحریر فرماتے رہے۔ بعد میں تنقید پر توجہ دی۔ تنقید مطلب کرٹیسزم، آلوچنا، یعنی تنقید نگار ان کو تنقید نگار کے نام یعنی ایک اعلیٰ تنقید نگار رہے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، آلوچک کہہ سکتے ہو آپ۔ تو تنقید پر انہوں نے توجہ دی، دھیان دیا۔ 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں استاد مقرر ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور سید احتسام حسین 1952 میں راک فیلر فاؤنڈیشن کی مدد سے امریکہ اور انگلستان کا سفر بھی کیا، اور 1961 میں الہ آباد یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ آپ کا انتقال 1972 میں الہ آباد میں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ اہم معلومات تھے احتسام حسین صاحب کے بارے میں، حالات زندگی کے بارے میں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اسے 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو آپ اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں سیٹ ہو جائے گا۔ اب ان کی نثری خدمات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔
सैयद एहतसाम हुसैन ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1932 में किया। आपने इब्तदाई दौर में नज़में कही, नाटक लिखे, लेकिन तबीयत तनकीद की तरफ माइल थी, यानी आलोचक, एक अच्छा आलोचक थे। इस मैदान में कदम रखा तो फिर काफ़ी शोहरत और नामवरी हासिल की, यानी काफ़ी नाम उन्होंने कमाया। आज उर्दू अदब में एक मशहूर नाकद की हैसियत से मशहूर हैं। इनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ठीक है। इनकी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए अमेरिका की एक मशहूर अंजुमन ने एहतसाम हुसैन को अपने यहाँ लेक्चर देने की दावत दी। लिहाजा 1952 में तशरीफ़ ले गए, जहाँ एक साल क़याम करने के बाद इंग्लैंड और फ्रांस होते हुए वापस हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए। सैयद एहतसाम हुसैन का मुताला वसी था, काफ़ी गहरा इन्होंने अध्ययन किया था। अदब के अलावा तारीख़ और सियासत वगैरह पर भी इनकी गहरी नज़र थी, ठीक है। राजनीति में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। इस्तिकामत का ये आलम था कि एक बार मार्क्सिज्म के रास्ते का इंतखाब किया तो तादम हयात उस पर कायम रहे, ठीक है। यानी मार्क्सवाद के ये अनुयायी थे, एक तरीके से मानने वाले थे। मिजाज में संजीदगी और गौर व फिक्र की आदत थी, काफ़ी गंभीर और काफ़ी गौर व फिक्र करने वाले इंसान थे, जिसकी झलक इनकी तसानीफ में देखी जा सकती है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें आप इस चीज़ को देख सकते हैं। लिसानियत का खाका के नाम से, हाँ माफ़ कीजिएगा, हाँ, आपने इल्म ज़बान से मुतालिक जॉन बीम्स की अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा हिंदुस्तानी लिसानियत के खाके के नाम से किया है। इन्होंने एक अंग्रेज़ जो हैं जॉन बीम्स, उनकी अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा हिंदुस्तानी लिसानियत का खाके के नाम से भी इन्होंने किया है। इसके अलावा अफसानों का मजमूआ वीराने और सफ़रनामा साहिल और समंदर के नाम से शाये हुआ है इनका। बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी। हिंदी में उर्दू अदब की तारीख़, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के अनुवान से तरतीब दी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें उनके बारे में हैं। आगे देख लेते हैं। प्रोफेसर एहतसाम हुसैन का असल मैदान तनकीद है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आलोचना में आलोचक थे, अच्छे तनकीद निगार के नाम से, तनकीद निगार के रूप में इन्हें जाना जाता है, कि शक्ल में इन्हें जाना जाता है। वो तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक़ रखते थे, यानी आप तरक्की पसंद तनकीद निगार थे, तरक्की पसंद तहरीक से ये वाबस्ता थे। अस्तराकियत यानी समाजवाद में यकीन रखते थे, लिहाजा अपनी तनकीदी तहरीरों में उन्होंने इसी नज़रिए की रोशनी में ज़िंदगी और अदब के मसाइल पर गौर व फिक्र करने की कोशिश की, ताकि लोग भी इसे समझ सकें। आपके कई तनकीदी मज़ामीन और मजमूए शाये हो चुके हैं। इनका ज़िक्र हस्ब ज़ेल है, यानी काफ़ी तनकीदी मजमून इन्होंने लिखे हैं। आपकी मशहूर तसानीफ़ में तनकीदी जायज़े, रवायत और बगावत, तनकीद और इल्मी तनकीद, अमली तनकीद, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब और शऊर, इफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ और अक्स और आईने वगैरह वगैरह, ठीक है। खौज़ी एक मुताला इनकी तसनीफ़ एतबार नज़र से माखूज़ है। तो जो आपकी निसाब में सबक शामिल है खौज़ी एक मुताला, ये भी एक तनकीदी मज़मून है, जो कि इनकी जो तसानीफ़ है एतबार नज़र उससे माखूज़ किया गया है। तो ये था एहतसाम हुसैन साहब के बारे में। तो उनकी तर्ज़ तहरीर और उनके हालात ज़िंदगी के बारे में मैंने बता दिया। 2-3 दफ़ा आप पढ़ेंगे तो आपके जहन में सेट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है। अब देख लेते हैं हमारे जो तीसरे मुसन्निफ़ हैं वो हैं कृष्ण चंद्र। उनके हालात ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। एग्ज़ाम के एतबार से तीनों ही मुसन्निफ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कोई ना कोई एक आपसे पक्का एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा, और आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको अपना जवाब लिख कर आना है। तो कृष्ण चंद्र जी के बारे में जान लेते हैं। कृष्ण चंद्र की हालात ज़िंदगी क्या है। कृष्ण चंद्र की पैदाइश 1914 में भरतपुर में हुई थी। 1914 में भरतपुर में हुई थी। आपका बचपन पुंछ कश्मीर में गुजरा। वहाँ पर आपके वालिद डॉक्टर का फरीज़ा अंजाम दे रहे थे, यानी इनके वालिद साहब थे वो डॉक्टर थे। आपने वकालत का इम्तिहान भी पास किया। इसके बाद अंग्रेज़ी में MA की डिग्री हासिल की। आपने ऑल इंडिया रेडियो में भी मुलाजमत की, ठीक है, उनसे भी वाबस्ता रही, ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रहे। इसके बाद आपको फिल्मों में काम करने का शौक़ पैदा हुआ और मुंबई चले गए, लेकिन कामयाब ना हो सके। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वहाँ पर इन्हें कामयाबी ना मिली। उन्होंने कलम को ही अपने रोज़गार का ज़रिया बनाया, और आपने तकरीबन सभी नसरी इसनाफ में अपने कलम के जोहर दिखाए हैं। कृष्ण चंद्र की वफ़ात हुई थी 1977 में मुंबई में, यानी इनका इंतकाल जो है 1977 में हो गया, ठीक है। तो ये इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में था। अब इनकी अदबी खिदमात के बारे में जान लेते हैं।
कृष्ण चंद्र उर्दू की मशहूर अफसाना निगार हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। इनका शुमार बड़े अफसाना निगारों में होता है। आपने अफसाने के अलावा नोवेल, इंसाइये, रिपोर्टाज, ड्रामे, खाके, तंजिया व मज़ाहिया मज़ामीन भी लिखे, यानी नसर हर नसरी इसनाब में इन्होंने काम अपने जोहर दिखाए हैं। मगर उर्दू अदब में अपनी पहचान आपने बहैसियत नोवेल और अफसाना निगार बनाई, लेकिन उर्दू अदब में इनको नोवेल निगार या अफसाना निगार की हैसियत से जाना जाता है। कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना यरकान है, जो कि अदबी दुनिया लाहौर में 1936 में शाये हुआ था। आपके अफसानों का पहला मजमूआ है तिलिस्म ख्याल, जो कि 1939 में शाये हुआ था। आपने 47 नोवेल और तकरीबन 32 अफसानवी मजमूए शाये हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तादाद है इनके अफसानवी मजमूओं की, नोवेल की, ठीक है। 47 नोवेल हैं और 32 अफसानवी मजमूए। कृष्ण चंद्र को अफसाना निगारी के फ़न में ज़बरदस्त महारत हासिल है। शहर और देहात दोनों की शहर और देहात दोनों की ज़िंदगियों का उन्होंने गहराई से मुताला किया, ठीक है। तो इनकी जो नस्र निगारी में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वो अपनी नस्र में शायराना ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इनके यहाँ मंजर निगारी के आला नमूने भी पाए जाते हैं। उन्होंने अपनी नस्र में हयत और तकनीक के बहुत से तजुर्बे किए हैं। आपका तंज़ बहुत तीखा है और इनके तंज़िया व मज़ाहिया तहरीरें भी बहुत मशहूर हुई हैं। यही वजह है कि बहुत सी ज़बानों में इनके अफसानों और नोवेलों के तर्जुमे हो चुके हैं, यानी हर फील्ड में इन्होंने अपने जोहर दिखाए हैं। कृष्ण चंद्र को उनकी अदबी खिदमात की वजह से सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और पद्म भूषण के एजाज़ अता किया गया, ठीक है। तो इनको जो है इनकी अदबी खिदमात की वजह से कौन कौन से 2 अवार्ड मिले हैं, एक तो है सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और दूसरा है पद्म भूषण। तो इन एजाज़ात से भी इनको नवाजा गया। तो ये था कृष्ण चंद्र जी के बारे में। तो इस तरीके से तीनों मुसन्निफिन जो एग्ज़ाम के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, गालिब साहब हो, चाहे एहतसाम हुसैन हो और कृष्ण चंद्र जी, इन तीनों के बारे में मैंने इनकी हालात ज़िंदगी, सवाने हयात और तर्ज तहरीर के बारे में काफ़ी आसान ज़बान में मैंने समझाने की कोशिश की है। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी इन तीनों मुसन्निफिन के सवाने हयात, तर्ज तहरीर को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यकीन मानिएगा एग्ज़ाम में इन्हीं में से कोई ना कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। एग्ज़ाम करीब है तो तैयारी ज़रूर करते रहिए। खुदा हाफिज़।